27-year-old engineer lost his life. हर रोज ऐसे 100 से ऊपर बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं डूबने से। ये दिल्ली एनसीआर का केस है तो लाइमलाइट में आ गया। रोड एक्सीडेंट्स की तरह ना वो भी सिस्टम का फेलियर है। आज इंडिया रिपब्लिक डे मना रहा है। Are we really a republic? अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। आप कृपया करके पढ़ो, वो पढ़ना सबके लिए जरूरी है। इतनी डाइवर्सिटी वाला देश एकजुट कैसे है? असली पावर को हम सिस्टम पे छोड़ देते हैं। आपकी जवानी किसी काम की नहीं इस देश के लिए, ना आपके पास कोई जज्बा है कुछ करने का, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो और ट्रोल कर रहे हो। पिछले कुछ दिन में 2 घटनाएं हुई है अरावली से। एक पीपल मूवमेंट शुरू हुई, छोटी सी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछले 12-15 साल भयानक किस्म से हमें एनवायरनमेंट ने जो है मार दी है और इससे हम बच नहीं सकते हैं। सर, ड्रग्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या कर रहे हो तुम यार? ना आप संस्कृति की ध्यान रखते हो, आप ना वातावरण का ध्यान। कैसा देश बनाओगे? सब रील देख देख के देश बनेगा। क्यों आप ड्रग्स पीने जा रहे हो, वहाँ पे सूटा मारने जा रहे हो, गांजा और ये सब आप कंज्यूम कर रहे हो। एक तरफ हम उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बना रहे हो एंड ऑन द अदर हैंड वी आर अपीलिंग द यूथ ऑफ पंजाब टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। अब उड़ता पंजाब अकेला नहीं है, उड़ता केरला भी है, उड़ता हरियाणा भी है। सिखों को कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई सेपरेटिस्ट कह देता है। पंजाब की इंसर्जेंसी का आज तक इम्पैक्ट है। फिर ये अग्निवीर स्कीम का भी है। अब क्यों आएगा वो 4 साल के लिए? सर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या 2026 में ये प्रॉमिस एक्चुअली फुलफिल हो रहा है? जुडिशियल रिफॉर्म्स मस्ट बी समवेयर ऑन द टॉप और जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास। है, करते नहीं है। करप्शन बहुत ज्यादा है। द रिच हैव मेड अ किलिंग और भारत इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज। व्हाट मेक्स अ नेशन stronger? Only unity in diversity. Embrace diversity. Hi sir, welcome back to the Misfit Humans podcast. Thank you very much, ध्रुव। हम कितने मिसफिट हो गए हैं कि तुमने तीसरी बार मेरे को बुलाया। सर, कुछ बातें करने में एक अलग ही मजा आता है एंड मोर ओवर आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क एंड यू। जो इंसान डीएनए देखता हो ना और यशपाल सर को जानता हो तो घुमा फिरा के वो यशपाल सर को अपने पास ले ही आता है। आई नो, तुम डीएनए देखते हो, कई बार कमेंट करते हो डीएनए। और डीएनए एक ऐसा टूल बन गया है। अगर दिल साफ करना है, दिमाग साफ करना है, उसकी एक दवाई है फ्री की जो एवरीडे 10 से 11 बजे लाइव। I think it's an antidote to remove all the negative thoughts from your mind and अपने आप को build करने के लिए एक बहुत ही important tool है, क्योंकि आपको पूरे दिन की एक एनर्जी मिल जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है कि यार मुझे पता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। एंड इट इज नॉट द इंफॉर्मेशन जो कि इंसान के मन में नफरत पैदा करे। इट इज अ कन्वर्सेशन दैट ब्रिंग्स इन मोर हार्मनी एंड पीस टू द माइंड ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। सर, आज 26 जनवरी 2026 है और आज इंडिया रिपब्लिक डे मना रहा है। आपके लिए देश को क्या समझना चाहिए 26 जनवरी के बारे में? क्या जानना चाहिए 26 जनवरी के बारे में? आर वी रियली अ रिपब्लिक? सबसे पहले तो ध्रुव, 26 जनवरी को मैं राष्ट्रीय पर्व मानता हूँ और 15 अगस्त जो है आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस का डे है जी। बट थोड़ा सा उसके साथ पार्टीशन का भी एक ट्रॉमा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन 26 जनवरी ट्रूली एक नेशनल फेस्टिवल है ऑफ बिकमिंग अ रिपब्लिक, है ना। तो एक खुशी का मौका होता है, बहुत मज़ा आता है। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि मेरे लिए 26 जनवरी इतने सालों में कैसे कैसे मैंने कहाँ कैसे मनाई 26 जनवरी। बिल्कुल डिफरेंट मैंने पर्सपेक्टिव दिया आर्मी के अंदर भी, ऐसे यंग ऑफिसर से लेके वहाँ तक पे। लेकिन आपका ये सवाल कि वी आर अ रिपब्लिक, यस वी आर अ रिपब्लिक, वी हैव डन वेरी वेल एज अ रिपब्लिक। 1951 में पहले इलेक्शन हुए से लेके 2024 के इलेक्शन तक millions of people have voted. We have had different governments, different very illustrious people have been prime ministers, presidents of this country. और हमने बहुत एरियाज में बहुत तरक्की करी है ध्रुव। इससे कोई मतलब फ़ख्र भी होता है हमारी जब एटॉमिक एनर्जी को देखते हैं, स्पेस एनर्जी को देखते हैं।
हमारे जो है आईटी वर्ल्ड को देखते हैं, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार के हमारे नेशनल एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं, एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, कई हमारे यूनिवर्सिटीज़, कई हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वर्ल्ड लेवल पे माने जाते हैं, गिने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने बहुत हर फील्ड में मैं कहूँ तो तरक्की करी है। दैट वे यस, बट ओवरऑल अगर समझो कि हम पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो वो नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज विदाउट बीइंग नेगेटिव आई वुड से कि अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। जब 100 साल होंगे रिपब्लिक के, उसके लिए हमने आज प्लानिंग करनी है। इनफैक्ट 150 साल की प्लानिंग होनी चाहिए कि जब 150 साल होगा तो देश कैसा होगा। तो उसमें हमें एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बहुत क्रिटिकल एरियाज हमारे आगे हैं जो क्राइसिस है। और एक तरीका तो है ध्रुव कि हम क्राइसिस को समझें, वक्त से पहले समझें, ऐसे प्रोएक्टिव कंट्री के तौर पे समझें और उसको ग्रैपल करें चैलेंजेस को। दूसरा है हम हुब्रिस में चले जाएं, सारी चीज़ों को कारपेट के नीचे ब्रश करें और एक दूसरे को बस शाबाशी देते रहें। दैट मे नॉट बी द करेक्ट वे टू लुक एट आवर कंट्री आवरसेल्व्स। तो हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगले 20 साल हमें अपने गिरेबां में ही झांकना चाहिए और देखना चाहिए हम क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं। हमारे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, और युवाओं की कमी नहीं है, बड़ों की कमी नहीं है, सब तरह के हमारे पास वो है। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, but so far so good. I'll say yes, we are a republic and we are one of the fastest growing and developing nation in the world. Absolutely. Though we are young, but हम पीछे नहीं हैं औरों से, हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, I really want to know, हम बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, बट हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी सेलेक्ट किया गया, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सेलेक्ट किया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि नथिंग बिलो इंडिपेंडेंस विल बी एक्सेप्टेबल। सो दैट इज वाई नवंबर तक कॉन्स्टिट्यूशन तब तैयार हो गया था, लेकिन ये एक पुण्य तिथि चूज करी गई क्योंकि ये रिलेटेड थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। तो कमाल की बात क्या है ना ध्रुव, ये इसीलिए मैं, मेरे साथ जो नौजवान जुड़े रहते हैं और मैं पढ़ाता हूँ, घूमता फिरता हूँ कॉलेजेस वगैरह में, एक चीज़ मैं सबको बताता हूँ कि पहले ठीक है पुराना हम पढ़ते चले जाएंगे, बट सबसे पहले आप कृपया करके पढ़ो 1857 से लेके 1947 में भारत में जो आज़ादी की मुहिम चली, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, वो पढ़ना सबके लिए जरूरी है। कृपया करके कौन कैरेक्टर्स थे उसमें, किस तरीके से देश में, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम जो पहुंचे। तो हमारी 2 पीढ़ी पहली बात है, मैं कोई बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी बात तो सभ्यता की तो कर नहीं रहा हूं। यहां से आपको दिस द इशू ऑफ बीइंग एन इंडियन, द आइडिया ऑफ इंडिया, हम क्यों हैं इतनी विविधता से भरा देश, इतनी डाइवर्सिटी शायद दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका इतना हमसे इतना बड़ा है, वहां इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। चाइना हमसे इतना बड़ा है, वहां पर है डाइवर्सिटी, बट हमारे जैसी नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी वाला देश एकजुट कैसे है? लोगों ने हमें, जब देश आजाद हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया नहीं था हमें कि ये क्रेडिट की ये टिके रहेंगे एक साथ, राइट। बट कमाल है कि नाउ वी आर ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्री, एक अराइव्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। यू आर राइट, देयर इज नो डाउट ऑल दीज थिंग्स। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, येट वी हैव चैलेंजेस विच वी नीड टू सरमाउंट। वो हमने करना है, उस पर बहुत काम करना है, आपकी पीढ़ी ने और अगली एक और जनरेशन ने तो बहुत काम करना है, तब जाके एक डेवलप्ड इंडिया का सपना पूरा हो सकता है जो फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड द कोर एसेंस ऑफ इंडिया एज अ नेशन। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? वो ऐसा होता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से हमारा मीडिया ने प्ले अप किया है, सोशल मीडिया का जैसे यूज़ हुआ है, इंटरनेट का जैसे यूज़ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश, या पुराने घाव या परसेप्शन हमारी हिस्ट्री के, उसको लेके अलग अलग नैरेटिव करे गए हैं। और फ्रीडम फाइटर्स को भी कई जगह पे बहुत
छोटा दिखाने की कोशिश की गई है, या तो ये इट्स ओके, ये चर्निंग मूवमेंट, सोशल इंजीनियरिंग कह लो, चर्निंग मूवमेंट कह लो, सोशल मीडिया का वो है, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक देश का हर नागरिक इस चीज़ को महसूस करता है कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से ली गई, बहुत लड़के ली गई, और उसमें जो रोल था फ्रीडम फाइटर्स का वो बहुत अहम था। अंग्रेज जाने वाले नहीं थे इतनी आसानी से, और उसके बाद जो देश ने प्रगति करी है साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, सोशल सेक्टर को लेके, वो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑन इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट। बहुत से कंट्रीज में मिलिट्री कू हुए जी, बहुत से कंट्रीज में तख्ता पलट हुआ, असैसिनेशंस हुए, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमने मिलिट्री कू प्रूफ किया इस देश को, कि इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये दिस क्रेडिट मस्ट गो टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड टू हमारी पिछली जनरेशन, हमारी जनरेशन, की वी ऑल बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं, और 50 साल तो हमने भी देख लिए वो कैसे रही हैं प्रॉब्लम, बट टुगेदर वी हैव सॉल्व्ड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ द नेशन, जो एकजुट रहे, साथ रहे, एंड द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन, एब्सोल्युटली, वो सक्सेस तभी हुआ जब लोगों ने एक साथ आके इस देश को देश बनाया, उस आइडिया को अडॉप्ट किया, उसको अपना बनाया। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि भारत के बारे में क्यों हम एकजुट हैं। भाई लद्दाख और कश्मीर का आप तमिलनाडु और केरला से बताओ क्या चीज़ मिलती है, या गुजरात राजस्थान के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का मणिपुर मेघालय के साथ क्या मिलता है, हरियाणा का फार्मर और असम का फार्मर, या पंजाब का फार्मर और बंगाल, कितना अलग है। मैं भी उड़ीसा जाके आया हूँ और मैं घूमता रहता हूँ, देखते हो इतना डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, बट वी हैव स्टक टुगेदर एज वन पीपल, वन नेशन। एक ही रीजन है, आइडिया ऑफ इंडिया, वी हैव अ विजन ऑफ फ्यूचर, वन विजन, कि एक हमारे सामने विजन है इस देश के लिए, वो है कि यही इसी विचारधारा के साथ साथ हमारा देश आगे जा सकता है, और यहीं पर हमारा फ्यूचर है। सो द विजन ऑफ इंडिया इज बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। सर, रिपब्लिक डे है आज, और वी से वी द पीपल आर सॉवरेन, राइट? हम ही असली पावर है, बट इस असली पावर को हम बहुत बार ना सिस्टम पे छोड़ देते हैं। हम कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं कि अब जो करेगा सिस्टम करेगा। बट अगर हम सही तरीके से, सही मायनों की बात करें, तो अगेन आई विल से, वी से वी द पीपल, व्हाई आर वी फॉरगेटिंग दैट कोर एसेंस अगेन? हाँ, ये अब क्या है, कई जगह पे हम फेट अकम्पली की तरह लेने लग गए हैं। भाई ये तो होना ही था, सिस्टम की वो है, ये तो होता रहता है। तो वो आप पोल्यूशन को देख के कर लो, जो बहुत सीरियस एक हेल्थ इमरजेंसी है देश के आगे, डेथ बाय ब्रेथ की, और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, अब देश के हर कोने में है। दूसरा, पानी के पोल्यूशन को लेके और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को लेके, और जिस प्रकार से रोड एक्सीडेंट हैं, जिस पे मैं आपको देखा डीएनए में बहुत कवर करता हूँ, कि सारी दुनिया में इतनी गाड़ियां हैं, इतना ट्रैफिक है, रेल, रोड, एयर का और शिप्स का, लेकिन क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा रोडों पर मरने वाले लोग हमारे भारत में, बड़ा ये कोई अच्छे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सबसे मेल न्यूट्रिशन पीपल आज के दिन हमारे यहाँ हैं। एजुकेशन, और इस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये सब जब देखते हो तो इसमें थोड़ा सा हमें एजिटेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा हमें, जो हम सिस्टम कह रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे कोई भी हो, ये चेंज होती रहती है हर 5-10 साल में, कोई परमानेंट नहीं है। तो उनसे सवाल पूछने की, जिसमें जो हमारा जर्नलिज्म का रोल होना चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का रोल होना चाहिए, युवा पीढ़ी या तो युवा पीढ़ी का होना चाहिए, या तो भागो दौड़ो, अपने पढ़ाई करो, या सवाल पूछो। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर आप युवा नहीं हो। अपने जवानी आपकी किसी काम की नहीं इस देश के लिए, कि ना तो आप सवाल पूछ रहे हो, ना आप पढ़ रहे हो, ना आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ना आपके पास कोई जज्बा है कुछ करने का, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो और ट्रोल कर रहे हो। ये नहीं हो सकता युवा का। इंटरनेट है, इसको यूज इट एज ए पावर, जो हम कर रहे हैं। ये आज पॉडकास्ट भी तो टेक्नोलॉजी की देन है। सो ये है, मतलब दिस इज व्हाट वी शुड लुक एट। जैसे आप हमेशा ही डीएनए में बोलते हो कि लोगों को
असली मुद्दों की बातें करनी पड़ेंगी लोगों को। पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, इन मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। देन ओनली वी विल बी अ ट्रू रिपब्लिक। हाउ रियल इज दैट? एब्सोल्युटली। अभी देखो, पिछले कुछ दिन में 2 घटनाएं हुई हैं। एक अरावलीज, जी, मतलब डिसीजन आ गया कि भाई इतने हाइट तक की हिल नहीं मानी जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन एक पीपल मूवमेंट शुरू हुई, छोटी सी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। इतनी इंपॉर्टेंट थी कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो उसके ऊपर जो है संज्ञान लेना पड़ा। राइट। और अभी एक एक्सपर्ट कमेटी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताओ कौन कौन लोग हैं जिससे हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं और हम अरावलीज, क्योंकि अरावलीज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस नेशन। राइट। इट इज मच बिफोर व्हाटएवर वी आर टुडे। अग्री। और तो क्योंकि अब उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, हिमाचल में हम देख रहे हैं, लद्दाख में देख रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं, पिछले 12-15 साल भयानक किस्म से हमें एनवायरनमेंट ने जो है मार दी है, बहुत ही भयंकर मार। और ऐसा हो रहा है या तो दबा के बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जबरदस्त, या ड्राउट हो रहा है। इस साल बर्फ नहीं पड़ रही, इस साल बर्फ नहीं पड़ रही है कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और लद्दाख में। और बर्फ कितनी जरूरी है मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में रोज बताता हूं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, और इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो ये जितना जल्दी हम इसको समझेंगे, और इसमें लोगों की भागीदारी चाहिए। राइट। अब मैं जो गुड़गांव के गार्बेज की बात करता हूं, है ना, मैं क्यों करता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी इग्नोर कर सकता हूं बाकियों की तरह, बट मैं एज ए मिलिट्री वेटरन, एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज समबडी जिसको रोल मॉडल मान के युवा फॉलो करता है देश में, मैं आवाज उठाता हूं, देखो गाय कैसी हमारी गार्बेज में, कुत्ते कैसे हैं, ये क्यों गार्बेज पड़ा हुआ है यहाँ, क्यों नहीं हम साफ कर सकते अपने शहरों को? हर चीज सिस्टम करेगा, हर चीज सरकार करेगी, हम लोग क्या करेंगे? तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, सिस्टम पे छोड़ के फेट अकोमोडेट के, तो ये तो ऐसे ही होता है। नो, वी हैव टू कम टुगेदर। गवर्नमेंट क्या है? हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो हैं। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है, तो ये ब्यूरोक्रेट सिलेंगे नहीं क्या? अगर लोग सड़कों पर आएंगे और इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे मीटिंग मांगेंगे, इनको ईमेल लिखेंगे, ये नहीं कर रहा हूं कि हमें कुछ किसी को बुरा भला कहना है, बट उनको जगाना है, चेतना जगानी है इन इश्यूज पे। सर, एक तरफ देखा जाता है जहां ऋषिकेश जैसी जगहों पे फॉरेनर्स आते हैं मेडिटेशन करने, फॉरेनर्स आते हैं योग प्रैक्टिस करने, और हमने ये भी देखा कि वो नदी के किनारे पे पन्नियाँ बिन रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। क्या हम एज अ नेशन ये चीज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ सिस्टम पे छोड़ दिया, सब कुछ सिस्टम करना नहीं चाहते। और ये पन्नी ना बहुत छोटी चीज है। आप जो पोल्यूशन की बात, गार्बेज की, असली इशू पता है क्या? माउंटेन्स में मुझे बच्चे लिखते हैं जो हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के लिए, इट इज कंजम्पशन ऑफ लिकर एंड ड्रग्स इन माउंटेन्स। और ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये देखना, ये जो लोग देखेंगे कहेंगे हाँ सर ने हमारी आवाज उठाई है। मुझे कई दिन से बच्चे कहते हैं सर आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, आप ये जो टूरिस्ट, कौन जा रहा है टूरिस्ट वहां पे, और क्यों शराब पीने जा रहे हो आप माउंटेन्स में, क्यों आप ड्रग्स पीने जा रहे हो वहां पे, सूटा मारने जा रहे हो, गांजा और ये सब आप कंज्यूम कर रहे हो? हमारा हिमाचल, देवभूमि, उत्तराखंड, और अभी मैं देख रहा था एक हीलिंग हिमालयाज के हमारे प्रदीप सांगवान है, उन्होंने मुझे एक तीर्थ स्थान की, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वहां पे कितना टन लिकर की बॉटल्स उन्होंने कैटलॉग किया है। इसमें ओल्ड मॉन्क की कितनी है, बियर की कितनी है, विस्की की, ब्रांड के साथ बोला उन्होंने। क्या कर रहे हो तुम यार? अपनी ना आप संस्कृति की ध्यान रखते हो, आप ना वातावरण का ध्यान। कैसा देश बनाओगे? सब रील देख देख के देश बनेगा। तो ये जो हमारा, ये जो युवाओं को ये शराब पीने का, स्मोकिंग करने का, हिल स्टेशन में, आपने सही कहा, लोग वहां योग करने आते हैं ऋषिकेश में, फिर जाके फ्रांस में और यूरोप में जाके और बाकी जगह जाके अमेरिका में योग सिखाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। वो देख रही है इंडियंस तो वहीं नदी के किनारे शराब भी पी रहे हैं, वहीं कचरा भी डाल रहे हैं, वहीं सुसु पोटी भी कर रहा है, वहीं पे इसको तो आस्था ही नहीं रही अपनी नदियों पे। ये कैसे लोग हो गए हम लोग? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। थैंक गॉड यू टच्ड, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप जा रहे हो पहाड़ों में तो कृपया करके वो 5-7 दिन शराब मत पियो। अग्री। ये मौका है आपको, स्पिरिचुअल हाइट भी बढ़ रही है तो स्वर्ग के नजदीक
परमात्मा के नजदीक जा रहे हो तो वहां कृपया करके डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, ये प्लीज कृपया करके आप ये करके देखो आपको कितना अच्छा लगेगा जब वापस आओगे आप। आई थिंक नेचर के करीब जाने के लिए नशे की जरूरत नहीं है इंसान नशे को। की बिल्कुल, और ये इस पे मुहिम होनी चाहिए, इस पे हमें बात करना चाहिए। कोई नहीं कर रहा है, बट गुड यू आस्क मी एंड आई विश टू एड्रेस दिस इशू ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इन माउंटेन्स। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हो रही थी, रील, जहाँ पे एक बर्फीले इलाके में कुछ लड़के शर्ट उतार के नाच रहे थे। वो क्या माहौल हरियाणा बना की रखा है। नंबर प्लेट की गाड़ियां थी, हुक्का वगैरह, और ये बहुत शर्म की बात, बहुत दुख की बात है। ये इन लोगों को नेम एंड शेम करने की जरूरत है। उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर इजीली रील से निकाले जा सकते हैं। एंड और कुछ नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं उनको FIR कर दो, ये आंसर नहीं। उनको बुलाओ जरा, उनको पूछो बच्चे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें क्या भर गया दिमाग में, कहाँ से आई इतने पैसे। चलो ठीक है, आप बिल्डर हो, आपको कोई आपने अच्छी डील कर ली और आप चले गए वहाँ, बट क्या कर रहे हो तुम, क्या नमूना पेश कर रहे हो अपने देश का, अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति, अपने माँ बाप के लिए आप नाम अर्जित कर रहे हो ये काम करके। वेरी सैड, वेरी शेमफुल इट वॉज। वो देखी मैंने भी, बट ये इस टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया का सही यूज़ है, ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए वो कंटेंट बनाया था और वो एक्चुअल में वायरल हो ही गए। अब उनको शर्म आ रही होगी। आपने सर अपने DNA में एक दिन बोला था एवरीबडी शुड स्टार्ट पुटिंग देयर DPs, जिसमें से नो टू ड्रग्स वाला एक आपने वो डाला था। आई विल पुट इट इन द वीडियो। सर ड्रग्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? भयंकर मीन्स मेरे को अगर रात को याद आ जाती है तो मैं सो नहीं सकता यार, ये क्या हो गया। 50 पैसे की गोली से लेके, और ये गोलियां भारत में बन रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पीछे एक BBC की रिपोर्ट भी थी कि इंडिया अफ्रीका के मार्केट में इंडियन ड्रग्स कंपनीज में मिक्स करके नशे की गोलियां, वहां बच्चे, कफ सिरप, कितने बच्चे मर गए खांसी की दवाई से। ये आपका जहरीला जो है गांजा है, अफीम है, हेरोइन वगैरह, वो हम तो वीडियो में देखते हैं कैसे वो करके सिगरेट में डाल के नशा करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। तो ये हर स्कूल, हर कॉलेज में पहुंच गया है। और ये तो कोच्चि की खबर थी, और वो पोस्टर हिंदू अखबार का भयानक था। वो सिरिंज के अंदर एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं और वहाँ खांसी की दवाई, ये आपने दिखाना चाहिए लोगों को। तो ड्रग का इशू बहुत सीरियस इशू है, और ये रिपब्लिक ग्रेट तभी बनेगा जब ड्रग्स छोड़ोगे। से नो टू ड्रग्स, प्लीज पुट दिस DP, से नो टू ड्रग्स। ऑल ऑफ अस नीड टू कंट्रीब्यूट टू दिस। ड्रग्स की बात सामने आते ही मुझे एक मूवी याद आ जाती है, उड़ता पंजाब। हाँ, और उड़ता पंजाब से मुझे अभी एक रिसेंट न्यूज आई कि आर्मी हैज मेड एन अपील टू द यूथ ऑफ पंजाब कि वो सिख रेजिमेंट में पार्टिसिपेट करें। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न नहीं है जिसको हाईलाइट करना चाहिए, जहां एक तरफ हम उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पंजाब का यूथ अंधकार में जा रहा है, नशे में घिर चुका है, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर अपीलिंग द यूथ ऑफ पंजाब टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। देखो, इसको ना दो तरीके से लेंगे। पहले तो अब उड़ता पंजाब अकेला नहीं है, उड़ता केरला भी है, उड़ता हरियाणा भी है। तो प्लीज लेट्स नॉट से कि पंजाब की इशू है। वो पिक्चर बनी तो पंजाब हाईलाइट, और पंजाब की सरकारें पिछली अभी भी है नशे के विरुद्ध एक मुहिम है, और काफी सोसाइटी में भी मैं देख रहा हूँ लोग पंचायतों में भी अलर्ट हैं, औरतें, बुजुर्ग इस पे। तो पंजाब पे मुझे अभी भी भरोसा है, पंजाब है ना। तो ये सारे पूरे देश की समस्या, ड्रग्स की समस्या, तो इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब आता है इशू सिख रेजिमेंट की। वी हैव अ सिख रेजिमेंट, वी हैव अ सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट प्योरली सिखों की है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब रेजिमेंट है, काफी मात्रा में सिख जाते हैं। मेरी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है, उसमें भी सिख जाते हैं। फिर हमारे पास आर्टिलरी में बहुत सी सिख यूनिट्स हैं। हमारे पास आर्मर्ड में जो टैंक्स की जो मैं बात करता हूँ, टैंक वाले जो आर्मर्ड है, उसमें बहुत सी सिख स्क्वाड्रन, सिख रेजिमेंट्स हैं। फिर इंजीनियर्स में है। तो सिखों की जरूरत सिर्फ सिख इन्फेंट्री को जरूरत नहीं है, पूरी आर्मी को जरूरत है। जहां जहां सिख रिप्रेजेंटेशन था, अभी इसके पीछे कई कारण है क्यों नहीं आ रहे हैं। एक तो फॉरेन, विदेश बहुत बच्चे चले गए। दूसरा, बीच में जो नैरेटिव बना पंजाब का, आपको पता ही है, फार्म एजिटेशन हो कि जैसे बाकी माइनॉरिटी के साथ सिखों को भी बहुत जल्दी हम कैरेक्टराइजेशन करके उनको
कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई सेपरेटिस्ट कह देता है, वो है। पंजाब की इंसर्जेंसी का आज तक इम्पैक्ट है, आज तक इम्पैक्ट, वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब की इकोनॉमी पे, उनके यूथ पे, और थोड़ा बहुत ड्रग्स का भी पड़ा है। फिर ये अग्निवीर स्कीम का भी है। अब क्यों आएगा वो 4 साल के लिए? इस पे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उससे भी बच्चे वो पंजाब के नहीं, हरियाणा, राजस्थान, सबके बच्चे अग्निवीर स्कीम से हताश हो गए। वो भी या तो पैरामिलिट्री जा रहा है, या कहीं और फाइट कर रहा है, या डंकी रूट से विदेश जा रहा है। पंजाब के लोगों का फिर भी माली हालत अच्छी है, वो किला बेच बूझ के कुछ करके पंजाब हरियाणा के बच्चे जा रहे हैं बाहर, विदेश दबा के जा रहे हैं, फॉरेन आर्मीज में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, फौज जो आर्मी ने अपील की है सिखों से, और जबरदस्त इतिहास है सिखों का। सिखों का इतिहास इतना जबरदस्त है, देश की आज़ादी को लेके, हमारे हर लड़ाई में सिख रेजिमेंट्स को लेके। मैंने सिख पलटनों के साथ काम किया, इतने दिलदार, इतने ज़बरदस्त। मेरी यूनिट में खुद सिख है। सो ये अपील आर्मी ने करी है, और ये चिंता का विषय जरूर है कि हमारे पास सिख रिक्रूट्स नहीं मिल रहे हमारे को। तो इसके पीछे गहन चिंता होनी चाहिए। और कुछ इश्यूज मैंने आपको बताई दिए हैं जो कि जिनकी वजह से ये होगा। सर, मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा आपकी बात से कि सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है ड्रग्स का। हाँ, नशा दिल्ली का भी इशू है, हरियाणा का भी इशू है, उत्तर प्रदेश का भी इशू है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हायर इन द माउंटेन्स भी नशे का इशू बढ़ता जा रहा है। केरला तक इशू है, हर जगह ड्रग्स हर जगह पहुंच गई है। बट यूथ, मैं सिर्फ पंजाब के यूथ की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। व्हाई इज द इंडियन यूथ नॉट वांटिंग कि यार हम लोग आर्म फोर्सेस की तरफ जाएं या हम फौज में भर्ती हों? पहले एक जज्बा होता था, एक जुनून होता था। बच्चे दिखते थे रोडों पे भागते हुए, जो जिनसे पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, फौज की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जज्बा कहाँ जा रहा है सर? वेयर इज द एसेंस लॉस्ट? ये मैं नहीं बताऊंगा कि जज्बा नहीं है, है अभी भी यूनिफॉर्म का अट्रैक्शन जबरदस्त है इस देश में। आई विल नॉट से कि लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं ज्वाइन, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी लोग हताश हुए अग्निवीर स्कीम से, और वो लोग हमारे सिस्टम में हैं जो बिल्कुल ज्वाइन करने वाले थे। कईयों का तो एक तो बैच था जिसका सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की वेट थी, सब कुछ हो गया था, मेडिकल, मेरिट लिस्ट, वो लास्ट मिनट कैंसिल हो गया। उसके बाद कई थे ऐसे जिनका रिटन टेस्ट हो गया था, मेडिकल बचा था, कईयों का रिटन एग्जाम ही सिर्फ हुआ था। तो 3 साल अलग अलग स्टेज में तकरीबन 2 लाख बच्चे ऐसे थे जो कि तैयार थे बिल्कुल। उसके बाद सडनली जब ये स्कीम आई तो गांव में दौड़ना भागना, वो 4 साढ़े 4 बजे रोड नापते थे, और पुराने जेसीओ एनसीओ उनकी एकेडमियाँ चलाते थे या उनको मोटिवेट करते थे। और ये चारों तरफ था, नॉर्थ इंडिया में था, कई जगह साउथ में भी बच्चे बहुत कीन थे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो अभी भी है। तो होपफुली ये जज्बा डाई डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज चार्म ऑफ यूनिफॉर्म, टू वेयर यूनिफॉर्म, ये है देश में अभी भी, और रेस्पेक्ट भी है यूनिफॉर्म की। तो होपफुली अभी जब 4 साल होने वाले हैं इस स्कीम को, तो इसमें अगर कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे या इसमें इसको और अट्रैक्टिव बनाया जाएगा तो वी विल गेट। हमारे पास बहुत यंग लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं मिलिट्री। सर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट? क्या 2026 में ये प्रॉमिस एक्चुअली फुलफिल हो रहा है? देखो, लॉ के बारे में रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? जिस प्रकार से, बिकॉज लॉ एक तो किताब है, उसके पास हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी में लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी और जुडिशियल प्रोसेस इज पनिशमेंट। फिर हमारी पुलिस है, बिकॉज जुडिशरी क्या करेगी अगर पुलिस जो कि जिसने प्रोसिक्यूशन करना है, जिसने एविडेंस कलेक्ट करना है, जिसने बंदा पेश करना है वहाँ पे, वो किस टाइप से, कितनी सिंसियरली इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या करते हैं, कितना जल्दी रिकमेंड करते हैं बेल के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो पूरा का पूरा अगेन सिस्टम है ये, इसमें बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, एक विश्वास जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि 20-20, 30-30 साल लोग केस लड़ते रहते हैं, फिर बरी हो जाते हैं। कितने इंपॉर्टेंट केसेस हुए पीछे, लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल जेल में रह के एक्विट हो गए, पूरी जवानी ख़त्म कर दी जेल में। कई एक्विट होने के बाद जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वी रियली नीड टू लुक, जब फ्यूचर रिफॉर्म्स की बात करेंगे आने वाले रिपब्लिक, उसमें हमें क्या है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स मस्ट बी समवेयर ऑन द टॉप अलॉन्ग विद पोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ। उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी बहुत बहुत दरकार है इसकी।
और जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होते जा रहा है इसका। सर ज़रूरत तो बहुत है। अभी 3-4 दिन पहले ही a 27-year-old engineer lost his life because of the failure of the system, I'll say. फेलियर ऑफ द सिस्टम, Purely failure of the system. जहाँ पे वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, फ़ोन की टॉर्च चलाता रहा, फ़ोन मिलाता रहा लोगों को, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि हम उसको एक पानी के तालाब से, सॉरी पानी का तालाब नहीं सर, वो प्लॉट है, लैंडफिल है, वो लैंड प्लॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, हाँ, वहां से उसको बचा नहीं पाए। तो को अच्छा हुआ ये जैसे निर्भया केस हुआ था, तो पूरे देश की, क्योंकि वो दिल्ली में हुआ और लाइमलाइट में आ गया। ये नोएडा का है, दिल्ली एनसीआर का केस है तो लाइमलाइट में आ गया। लेकिन ध्रुव, हर रोज ऐसे 100 से ऊपर बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं डूबने से, और सिस्टम डुबाता है उनको। आप देखो, फ्लाईओवर बना होगा, बीच में क्रैक होगा, कोई मोटरसाइकिल से गया, वो डूबा नहीं, पानी नहीं था, बट वो वैसे डूब गया। अभी कुछ दिन पहले वो हुआ था। फिर जिस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे हम खोद के छोड़ देते हैं जगह को, और पता नहीं चलता है पीछे वो नहीं हुआ था कहाँ पर, बिहार में या कहीं, वो गाड़ी लेके जा रहे थे, आगे वो ब्रिज पे ब्लॉक ही नहीं था, वो नीचे गिर गए और मर गए। वो अगले दिन पता लगा, यार ये गाड़ी पड़ी है, देख तो लो। वो तो फोन भी नहीं कर पाए किसी को, राइट, बता भी नहीं पाए। तो रोड एक्सीडेंट्स की तरह ना, वो भी सिस्टम का फेलियर है। रोड एक्सीडेंट सिस्टम का फेलियर, रोड अच्छे से नहीं डिजाइन करते हम। रोडों की मार्किंग की, आप इसी पे देख लो, हम गुड़गांव में रह रहे हैं, कितने रोडों की जो 2-3 साल पहले बने थे साइड पोस्टिंग, तो हरे हरे रंग की उतरनी शुरू होगी, मार्किंग पूरी की पूरी वाइप आउट होगी। मार्कर नहीं है, रात को जाओ तो थोड़ा सा आप कहीं पर भी डिवाइडर को हिट कर सकते हो। ये नहीं कि बंदा शराब पी के चला था, नो, इट इज, यू हैव टू मेक इट सेफ। लाइट नहीं है, मार्किंग नहीं है, डिजाइनिंग बहुत खराब है रोड की। तो ये इस पे बहुत बहुत हमें तवज्जो करनी चाहिए। हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस प्रकार से खोद के छोड़ देते हैं। 2-2 साल तक फ्लाईओवर बनते रहते हैं और वो नीचे खड्डे खोद रखे हैं। सो ये भी एक हमारी वो है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे जो बिल्डर हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे जो सुपरवाइज करने वाले लोग हैं, सोसाइटी को जो अर्बन प्लानिंग में जो लोग इन्वॉल्व, आई थिंक अर्बन प्लानिंग में ध्रुव सबसे बड़ा फेलियर अगर इस देश का पिछले 20 साल में है, वो अर्बन प्लान। मैं बैंगलोर में पढ़ा हूँ जी, मैंने बैंगलोर 70s में देखा। आज बैंगलोर सबसे कंजेस्टेड सिटी है दुनिया की। बड़ी शर्म की बात, बैंगलोर द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, रिटायरीज की सिटी थी बैंगलोर, पंखे नहीं चलते थे बैंगलोर, नॉन फैन स्टेशन था। आप आज बैंगलोर देख लो। दिल्ली हमारे आंखों के आगे 82 एशर्ड हुआ था दिल्ली, कैसे थी तब, आज क्या है दिल्ली की हालत। तो आई थिंक वी हैव फेल्ड कलेक्टिवली। हम नहीं बना सकते भाई शहर, हमें इसके लिए फॉरेनर्स की हेल्प चाहिए। जहाज शायद अपना बना लेंगे, शहर नहीं बना सकते, मैं कन्विंस्ड हूँ। इसके लिए वी रियली नीड बहुत, मतलब पता नहीं क्या, आई थिंक किसी को जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इनको बोलो यार ये हम नया सिटी बना रहे हैं, प्लीज आप इसको आप बनाओ इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास, है, करते नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, मार्किंग ठीक नहीं करते, मटेरियल ठीक नहीं लगाते हैं, स्टडी ठीक नहीं करते हैं, सब कुछ है हमारे पास, दिमाग की कोई कमी थोड़ी है। अभी एक रील आई थी सर 2-4 दिन पहले, जहाँ पे एक मैं क्लियर नहीं हूँ कि विधायक थे या कोई ऑफिसर ही थे, मतलब ऑफिसर 40% कमीशन मांग रहे थे सर। हाँ, विधायक थे, वो कह रहे थे 40% का रेट, और वो कह रहे थे सर 25 ले लो, 25 ले लो। ये तो सब जानते हैं इस चीज को कि चंदा दो धंधा लो, या धंधा लो चंदा लो। ये तो हमारी पॉलिटिकल फंडिंग देखो तो ये इट इज एज ब्राइट एज द सन इन द स्काई। ये इतना सामने है आपके, जैसे दिन में सूर्य चमक रहा है, वैसे हमारी आंखों के आगे। बट इन इश्यूज पे हमारा मीडिया बात ही नहीं करता है, ना बाकी लोग बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कितना परसेंट, इसीलिए जो जिन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ये नहीं कि करप्शन ही, बट इस लेवल का करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जब एक रोड बनता है, जब कोई साइकिलिंग ट्रैक बनती है, 20 साल तक पेंट नहीं हिलता उसका। मैं तो विदेश काफ़ी घुमा हूँ, फौज ने भी घुमाया, अब भी मुझे शौक है घूमने का। मैं हैरान होता हूँ। अब मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा, ऐसी क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। सो आई थिंक समवेयर हमारे को ये है कि
तो क्या फर्क पड़ता है, चलता ऐसा है। तो सर कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते. वी एज अ नेशन वी आर वेरी स्ट्रांग. बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम उस उन इश्यूज पे आवाज नहीं उठा रहे, हम बोल नहीं रहे. हम अपने हमारे जो नीचे से लेके जो एक गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस इज नॉट एमपी एमएलए और मिनिस्टर. गवर्नेंस इज जो पटवारी से लेके या आपके तहसीलदार से लेके जो आपका पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, वो कौन है भाई, वो कौन है जो इंस्पेक्टर है, उसकी क्या है, उसके ऊपर जो सिस्टम हमने यूं का यूं अंग्रेजों से कॉपी करके अभी भी चल रहा है, वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने देखा है कभी किसी आईएएस ऑफिसर, कभी किसी डिप्टी कमिश्नर या किसी स्टेट के सेक्रेटरी या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी या ये कभी देखे हैं किसी चीज़ में रिस्पॉन्सिबल इनको आया हो या इनको किसी ने क्वेश्चन किया हो कि सर आपने क्या किया? ये गुड़गांव हमारे सामने बर्बाद हो रहा है. पिछले 20 साल में कौन कौन रहे हैं ये हरियाणा के इस एरिया की डेवलपमेंट में? इसमें कोई ये थोड़ा है कि 1000 साल पुरानी बात के सारे अवेलेबल है, यहीं घूम रहे होंगे बड़ी बड़ी कोठियों में. पूछो सर आपने क्या किया, ये प्लानिंग किसने करी, ये ड्रेनेज क्यों नहीं बनाई, साइकिलिंग ट्रैक क्यों नहीं, फुटपाथ क्यों नहीं ठीक है सर आपके? हम पूछते ही नहीं है. वही वाली बात आ गई ना, रिपब्लिक में हम कह रहे तो ठीक है, तो ऐसे ही होता है. वी हैव टेकन इट ऐसे भी कि हम कुछ कर नहीं सकते, असहाय हो गए. अभी आपने सर एक बहुत अच्छी बात बोली एंड ये तो सभी जानते हैं और सभी बोलते भी हैं इस बात को बार बार, दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को उठा के कट कॉपी पेस्ट करके बनाया गया. लेकिन आपके हिसाब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के असली मूल और मायने क्या है? देखो, जितना टाइम मिला था ना ये पंडित नेहरू की सरकार को, और जिस प्रकार से उन्होंने भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को चेयरमैन बनाया इसका, उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स अवेलेबल है. कौन कौन लोग थे, कितनी डेलिब्रेशंस हुई, क्या ये कमाल की बात क्या थी कि ये हमारे पढ़े लिखे थे तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, प्रोवाइडेड लोग पढ़ता नहीं चाहते. तो तब जो है, यस इट हैज़ बीन बोरोड, देयर इज नो डाउट. हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम कभी रिपब्लिक ऐसे थे ही नहीं. शायद एम्परर अशोक के टाइम रहे हो, कोई कहे मुझे कि सर इनको पता नहीं हिस्ट्री, तब रहे होंगे रिपब्लिक. उसके बाद तो रहे नहीं रिपब्लिक. राजा महाराजा है छोटे मोटे, फिर कोई आ गया, फिर ये हो गया, वो एक जो भी पीरियड था हमारे इतिहास का. तो नेचुरली यू विल कॉपी फ्रॉम अदर्स, राइट. तो जरूर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो उसकी सोल है उसका, उसकी जो स्पिरिट है, उसके पीछे जो जज्बा है, वो ये सेकुलरिज्म का है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है. वो उसमें क्लियरली है ये कि देश सबका है और इसको मिलजुल कर ही हम आगे लेके जाएंगे. सो ओवरऑल आई थिंक इट इज स्टिल अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट. एटलीस्ट इट्स होल्डिंग अस टुगेदर. It is holding the nation together. So that way, I think our constitution has lived. और उसमें फिर amendment करते रहो, आपने जो amendment होते रहे और आगे भी होंगे. But yes, we need better politicians. We need better people to come into politics. We need better governance. और governance से मेरा मतलब top governance नहीं है. ध्रुव, महात्मा गांधी जी की बहुत जल्दी हत्या हो गई. उनकी देश को 10 साल और जरूरत थी. और उनकी, अगर आप उनकी जो लिख के गए वो पढ़ लो, जो वो बोल के गए पढ़ लो, वो बॉटम्स अप अप्रोच चाहते थे इस देश के लिए. वो एक्चुअली उनके पास सपना था भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने का. वो पंचायती राज के, वो कहते थे गांव में बसता है भारत. आज गांव की क्या कंडीशन है वी ऑल नो. मतलब मैं तो अपने गांव जाता रहा, तो आप पता नहीं कब किसी गांव में गए. गांव का उत्थान नहीं हम कर पाए, गांव की डेवलपमेंट नहीं कर पाए. आज भी हमारे गांव से शहर क्यों भाग रहे हैं लोग? यार ये तो दिल्ली के आसपास इतने गांव हैं, अब दिल्ली में आके क्यों गुड़गांव में प्लॉट ले रहे, इतने महंगे महंगे लोन ले लेके? अपने 30-40 किलोमीटर गांव से आओ, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर. अगर हाई स्पीड मेट्रोज हो तो जींद हिसार से लोग काम करे चले जाए. भाई यही तो कॉन्सेप्ट होता है एक शहर का. दिल्ली शुड हैव रिमेन दिल्ली. एंड सैटेलाइट टाउन, जो एनसीआर का जो 30-35 साल नक्शा बना, पहली बार एनसीआर वर्ड बना, यही था ना कि भी करनाल, रोहतक, जींद, ये पूरे बेल्ट, मेरठ, उधर से लोग हाई स्पीड वो बनेगी, आएंगे काम करके अपने गांव चले जाएंगे. आप सोचो कितने खूबसूरत ये सपना होता. बट वो सबका सब जो है वो कहते हैं ना सर, डेमोक्रेसी इज ऑफन जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स द वॉइसेस ऑफ द वीकर सेक्शन. यस, राइट. इस स्टैंडर्ड पर आज हम कहाँ खड़े होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज जो है लोगों की, वो तो दबती जा रही है.
नहीं इतना भी वो नहीं है, बट आई सी अ गुड पुशबैक ऑल्सो। बहुत से लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और जिनको मैंने देखा है, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। कम है ये मैं मानूंगा, कम है ये मैं मानूंगा, और प्रखर होने चाहिए, बट देर आर पीपल हु हाईलाइट दीज इश्यूज और निडर होके, निडर निर्भीक, आप ये वर्ड मेरे से काफी सुनते हो, मेरी जिंदगी का भी फलसफा यही रहा है कि यश मोर निडर निर्भीक, डरना नहीं है भाई। देश हित में बात कर रहे हैं हम तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब किसी को इस चीज से तकलीफ हो तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ऐसे हैं लोग ध्रुव, बिलीव मी, देयर आर पीपल हु आर लाइक माइंडेड, जिनको कंसर्न अपने देश, तो उस देश से सच्चा प्यार करते हैं, देश से, वो सच्चे देश प्रेमी हैं। सर यहाँ पे एक और सवाल बहुत बड़ा, आपने कहा ना सच्चे देश प्रेमी हैं, आवाज़ें नहीं दब रही हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट इकोनॉमिकल इक्वालिटी वुड वीकन द डेमोक्रेसी। क्या ये हो पाया है? क्या ये हो रहा है? ये बहुत जो पिछले कोविड के बाद और उसके बाद जो हुआ है ना, और अभी इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, भयंकर हो गया ये। द रिच हैव गॉन बिकम सो रिच कि जो आपने बात की ना, वोट जरूर है हमारे पास, बट दैट वोट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये ग्लेयरिंग हो गया है, दुनिया में तो है ही है, बट भारत में बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग है। आई थिंक जब ये कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ किया गया था रिच का, और उसके बाद कोविड हुआ, ये हुआ कि भाई ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इकोनॉमी का, ये लोग जॉब पैसे देंगे लोगों को, फिर लोगों का पलायन शुरू, आपने देखा ना जी, बहुत से लोग वापस नहीं आए। फिर ये नोटबंदी का दौर भी, उसके बाद कोविड आया। इस दौरान में, इस पीरियड में द रिच हैव मेड अ किलिंग, द रिच हैव बिकम वेरी रिच, और भारत इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज। ये भी एक रिपब्लिक में हमें विचार, इस पे डिबेट होनी चाहिए टीवी पे, पार्लियामेंट में, कि व्हाई हैव वी बिकम सो अनइक्वल, कि टॉप के 1% के पास कितनी वेल्थ है, टॉप के 10% के पास कितनी वेल्थ है, बॉटम 50% के पास कितनी वेल्थ है। राइट। अभी कुछ दिन पहले मैं, अशोक गुलाटी जी बहुत लिखते हैं इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को लेके इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, तो मैं एनालाइज कर रहा था लाइव में। वो कह रहे थे कि 56% लोगों को अगर आप सब्सिडी पे और उसको वो कर रहे हो, वेलफेयर स्टेट की भी, इनको हमने राशन देना है, ये देना है, तो आप और वैसे कह रहे हो हमारे जो एब्जेक्ट पॉवर्टी है, जो गुर्बत वाली गरीबी, उसका 5%, 5.5% है। तो बीच के लोग कौन है? तो क्या हो रहा है कि हमारे बहुत से रिसोर्सेज हम फ्री की बिजली दे दो, ये 5-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दो इलेक्शन से पहले, या उनको इसमें वेस्ट कर रहे हैं। स्टेट के पास अगर वेलफेयर के लिए पैसा होगा तो वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स क्रिएशन, फैक्ट्रीज, और इस पे खर्च कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास शायद वो उस टाइप की वेल्थ है नहीं, लॉट ऑफ इट इज बीइंग फ्रिटर्ड अवे। तो ये भी इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेके कहीं ना कहीं, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट रियली, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिब्रेशन ऑफ Republic Days and Independent Days and Army Days and other events। एक तरफ जहाँ पे health or education is completely unfunded and underfunded, on the other hand we are spending lavishly on certain things, right? I'll not say कि मुझे उससे कोई आपत्ति है, but we have funds for certain things and we don't have funds for certain things। क्या देश ऐसे चलता है? देखो, ये प्रैग्मेटिकली इसका जायजा लेना चाहिए कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, और ये सिर्फ सेंटर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, कि आप एडवर्टाइजमेंट पे देखो ना, एडवर्टाइजमेंट का बजट अलग अलग सरकारों का कितना खर्च कर रहे हैं। फिर इवेंट जिसको इवेंट बाजी कहते हैं, ऑप्टिक्स, मैं ऑप्टिक्स वर्ड यूज करता हूँ, कि शाम को ट्विटर पे, यूट्यूब में, हर जगह अच्छा लगना चाहिए फोटो, व्हाट्सएप पे आए, मीडिया, ओ देखो ये हो गया, ओ देखो ये हो गया, ये हर चीज़ को एक बड़ी इवेंट बनाना, इससे कहीं ना कहीं हमें जो है मुड़ के पीछे देखना चाहिए कि हम ये सेलिब्रेशंस में और इनमें कितना खर्चा कर रहे हैं। इवेंट, बहुत ज़्यादा इवेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक समडे वी विल टेक अ कॉल एंड वी मस्ट बी मोर प्रैक्टिकल, मोर प्रैग्मेटिक। कम खर्चा करना चाहिए सरकार का इन चीज़ों की तरफ, ज़्यादा होना चाहिए वो चीज़ें जो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद नज़र आएंगी,
जो युवा आज उसको यूज करेंगे। तो दिस इज, बट डेमोक्रेसी में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं। सर आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं पता नहीं कौन सी डिबेट मोड में हूँ, बट आर वी स्टिल अ ट्रू रिपब्लिक वेयर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज considered as an anti-national? You are labeled as an anti-national if you question the government. हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी सोनम वांगचुक जी की। कहाँ है सोनम वांगचुक जी आज? Is he an anti-national? No, never. मैंने खुल के बोला था, और बहुत से ऐसे लोग हैं बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम करते हैं। तो सोनम वांगचुक तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। आई एम श्योर द गवर्नमेंट वुड हैव गॉट अ गुड फीडबैक बाय नाउ। बट क्या होता है, इमीडिएट एक्शंस नहीं होते हैं, बिकॉज एक सिस्टम है, एक मतलब उसको आप और मैं समझ नहीं सकते हैं। बट मुझे यकीन है कि ही विल कम आउट स्ट्रॉन्गर एंड द गवर्नमेंट विल टेक अ रीजनेबली गुड डिसीजन। आई स्टिल फील, बिकॉज ये हमारी सरकार है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई वो है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, ये एंटी नेशनल बोलने वाले कौन है? ये तो ट्रोल वाले हैं। ट्रोल, ये 2 रुपए में इनको कोई देता है ट्वीट करने का, किसी को ट्रोल करने का या किसी को गाली देने का। ये दे डोंट डिफाइन द दिस थिंग। मुझे इस चीज़ से, मैं अनफेज्ड और जो है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे को तो, मुझे जब 2-4 लोग ऐसे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि यस आई नीड टू वर्क मोर। तो हमें डरना नहीं है, किसी को भी नहीं डरना है। ये देश हमारा है, और सही मुद्दे, एनवायरनमेंट के मुद्दे उठाएंगे, सेकुलरिज्म के मुद्दे उठाएंगे, कास्टलेस सोसाइटी के मुद्दे उठाएंगे, अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे, पाखंड के खिलाफ बोलेंगे। तो ये यही हमारे ऋषि मुनि करते रहे। भक्ति मूवमेंट क्या थी भाई? भक्ति मूवमेंट यही तो थी। अग्री। तो यही स्वामी विवेकानंद कह के चले गए, यही नानक कह के चले, गुरु गोविंद सिंह, कबीर, बुल्ले शाह, ये क्या बोल के, यही तो बोल के। तो आई थिंक वी शुड ड्रॉ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दिस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब तो। मैं, और आपने देखा पिछले कुछ दिनों से मैं, और मेरे में जोश है, और ज़्यादा साइकिल कर रहा हूँ, और ज़्यादा जो है तो यही निशानी है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, है ना। और देश अगर मुश्किल में, तो हमें ऐसे मौक़ों पे हम खड़े। और फिजिकल फिट क्यों है? पता नहीं कब काम दोबारा सिंदूर हो जाए, हमें मौका मिल जाए, हम चले जाएंगे। आधे कर्नलों से तो ऊपर से तो फिटनेस है आज भी, हम तो चले जाएंगे, अपना काम करके आ जाएंगे। सर जो बोलते हो बिल्कुल ठोक के बोलते हो कि बिल्कुल हूं तो हूं, है तो है। मेरे को आज यही लग रहा था, मैंने कहा अगर मौका मिला, वैसे मैं अभी 64 साल का होने वाला हूँ, बट बाई चांस ऐसी विपदा आई, चाइना है, पाकिस्तान है, ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल, मैंने कहा मेरे को इतना लेवल रखना चाहिए कि कर्नल लेवल तक का जो 40-42 साल का ऑफिसर है, उस लेवल का मेरे को फिटनेस रखना है। पता नहीं कब मौका मिल जाए, और कहीं सर आपकी जरूरत है तो हम चले जाएंगे, पहाड़ी भी चढ़ जाएंगे, ऑपरेशन भी बिना जागे बिना सोए काम कर सकते हैं, और मोटिवेट भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं तो स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ ध्रुव, मैं तो कहूँगा जाओ भाई सारे इंस्ट्रक्टर तुम लड़ाई में जाओ, हम पढ़ाएंगे। आर्मी वॉर कॉलेज में पढ़ा देंगे, स्टाफ कॉलेज में पढ़ा देंगे, नई पीढ़ी को तैयार कर देंगे एकेडमी में जाके। ये तो कर सकते हैं, हमें ये तो नहीं कि अब AK-47 लेके लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए युवा बहुत है। बट हम कहीं ना कहीं, तो ये मेरे मन में आज सुबह साइकिलिंग पे आ रहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ नई भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को और जवानों को, ये तो कर ही सकते हैं। सर अभी आपने एक बात बोली, वहां से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी क्रिटिसिज्म फेयर है और कौन सी क्रिटिसिज्म एक्चुअली देशहित में नहीं है? यार देशहित बहुत बड़ी चीज है, इसको हर चीज को, वी आर अ वेरी बिग कंट्री, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में ऐसे अभी क्रिसमस में देखो क्या हुआ, कल परसों उड़ीसा में क्या हुआ, किस प्रकार से हमारे केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में लिंचिंग हुई किसी को सोच के कि यार ये तो बांग्लादेशी है। ये छोड़ दो देशहित, ये हर एक का काम नहीं है। अपना सच्ची मन से काम करो, और कोई फेयर क्रिटिसिज्म है इट्स ओके। कोई आपको ट्रोल कर रहा है और आपके पीछे पड़ा गाली दे रहा है, सोचो बीमार है, वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं DNA में कहता हूँ ना, हमारा काम है दिमाग साफ करना, दिल साफ करना लोगों का। तो इसलिए ज़्यादा पर्टर्ब नहीं होना चाहिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देशहित इज टू बिग।
आई थिंक वो भी ये सोच रहा है मैं देश हित में हूँ, मैं एंटी नेशनल ढूंढ रहा हूँ। आप बोलते हो ना सर बार बार, मैंने काफी बार डीएनए में सुना है, आप कहते हो आ गया एक नफरती चिंटू। आज आई थिंक आज हम बोलेंगे, कुछ दिन पहले आपने एक और बोला लश्करी चिंटू। सर ये चिंटू कहाँ से आया? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, ये चिंटू कौन होते हैं? ये मुझे सबसे पहले देखो, ये मैं आई विल नॉट टेक क्रेडिट, ये मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। संदीप चौधरी के शो में था मैं एक बार, बहुत दबंग एंकर है, 2-3 बार मैं गया हूँ उनके उसमें बात करने। तो उन्होंने किसी मामले में उन्होंने कहा जो ये नफरत फैलाते हैं लोग, जो छोटी सोच है और नफरत है, तो ये वही ट्रोल वाले लोग हैं ये। तो चिंटू वर्ड भी ठीक है, क्यूट भी लगता है, और नफरत भरी भाई ठीक कर देंगे हम, हमारे पास आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ इनको ब्लॉक नहीं कर रहा। अब मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, मैं तो आओ क्लास में अटेंड करो क्लास, ठीक है, ठीक है, आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो, आपने कहीं कुछ सुन लिया, किसी ने कोई प्रोपेगेंडा कर दिया, लेकिन जाओगे तो कह के हाँ यार भाई तरीका तो सही बता रहे हैं। अच्छा, कईयों को स्पेलिंग में कहता हूँ लाइन तो लिखनी सीख ले यार, उसको स्पेलिंग ही नहीं आती, वो दे रहा को गाली हिंदी इंग्लिश मिक्स। मैं कह रहा बच्चे ठीक से लिख इसको, दोबारा 9th-10th की बुक्स पढ़ना शुरू कर। तो ये बेचारे वो हैं दिमाग से बीमार, और इनको हमने ठीक करना है। जब हम एक पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट को हम अगर ठीक करके भारत की सेना में भर्ती कर सकते हैं, आप सोचो दिल और छाती कितनी चौड़ी है। कश्मीर में आपको पता ही है। तो ये क्या, ये बच्चे अपने, इनको क्यों हम हेट करें? तो नो, इनको हम ठीक करेंगे, ये आएंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, घर वालों को बोलेंगे हाँ आप तो सर बात तो सही कर रहे हैं, बात तो नो मैलिस टुवर्ड्स नन। लेकिन ठीक है, उनको दे आर सिक, एंड सिकनेस के लिए इसकी दवाई है हमारा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। 6-7 दिन अगर रोज आप ले लो तो 50% इंप्रूवमेंट देखी गई है, 1 महीना ले लो तो 75%, और साल में तो लाइफ ही चेंज। बंदा ऐसा पॉजिटिव जाए, घर वाले कहेंगे यार ये नलायक, ये हमारा कितना अच्छा बन गया हमारा बच्चा, ये यशमोर सर को फॉलो कर रहा है। सर, व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्गर? वन लैंग्वेज, वन कल्चर, और मैनी लैंग्वेजेस एंड मैनी कल्चर्स? क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं एक देश एक भाषा एक राष्ट्र, जबकि हमने बचपन से तो डाइवर्सिटी की बात करी है, राइट? बट वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? what will make the nation more stronger? Will this concept make it more stronger? Only unity in diversity. Embrace diversity. एम्ब्रेस। आजकल हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में लास्ट में मैं 2 मिनट में बच्चों को जगाता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ अपने चारों तरफ देख लो आपके खास दोस्त कौन है। क्या आप टॉप के कॉलेज में भी जाके IIT, मेडिकल कॉलेज, DU में आते हैं, दुनिया पूरे देश से बच्चे आते हैं, क्या आप सबसे पहले अपने इलाके के लड़के ढूंढ रहे हो, अपनी कास्ट के बच्चे ढूंढ रहे हो, फिर उन्हीं के साथ पूरा टाइम? देन गॉन। फिर तो वहीं रहते तो अच्छा था। तो एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिकॉज मैं बोल रहा था ना इससे पहले, इतना डिफरेंट कंट्री है, एक वेशभूषा, एक खाना कैसे हो सकता है, एक भाषा कैसे हो सकती है? खूबसूरती यही है देश की, और स्ट्रेंथ भी यही है देश का, यही हमारी स्ट्रेंथ है। 71 वॉर में जब हमारी शिप्स लगी थी ना कराची के पास, तो पाकिस्तानी वाले हमारी भाषा नहीं समझ पाए। कारगिल वॉर में जब हमारे ऑपरेटर काम कर रहे थे और बिल्कुल द्वंद्व चल रहा था जबरदस्त, हमारे ऑपरेटर मलयालम और तमिल में बात कर रहे थे। श्रीलंका में हमारे रेडियो ऑपरेटर हिंदी पंजाबी में बात कर रहे थे, उनको LTT को समझ नहीं आया। भाई जबरदस्त है ये हमारी ये डिफरेंट लैंग्वेज। ये मैंने फौज में देखा है, एंड डिफरेंट कल्चर्स। सो जस्ट अडॉप्ट। मैं तो जहां जाता हूं वहां का हो जाता हूं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, जहां जाता हूं वहां का हो जाता हूं। तो यही देश के युवाओं को, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रैवलिंग इज इन्वेस्टमेंट। निकलोगे बाहर तो देखोगे ना, बाहर निकलो तो सही, ट्रैवल जितना जाओ देखो अपने देश को। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ रिपब्लिक? क्या इमोशनल नेशनलिज्म इम्पोर्टेंट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म इम्पोर्टेंट है? या फिर हम अभी भी दोनों में ही कंफ्यूज्ड हैं? वो है कंफ्यूजन लोगों को, बट मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन ना था ना रहेगा। सो व्हाट इज मेरा सीधा है कि व्हाट मेक्स अस अ रिपब्लिक
इज ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. अच्छे नागरिक बन जाओ भाई. नागरिक की क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है ऐसे नागरिक? सिंपल ड्यूटीज, सफाई से लेके, दूसरे के लिए एम्पैथी से लेके, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन से लेके, एक दूसरे के प्रति सद्भावना से लेके, हर चीज इसी में. जस्ट बी ए गुड सिटीजन, और कुछ नहीं. एक अच्छे नागरिक बन के दिखाओ अपने आसपास, अपने माहौल में. एंड ऑफ कोर्स बी ए पैट्रियट. एक पैट्रियट जो है मैंने कई बार डेफिनेशन दी है. पैट्रियट वो होता है जो रोज सवाल पूछता है. नेशनलिस्ट वो होता है जो सवाल नहीं पूछता है, वो सवाल पूछने वालों से सवाल पूछता है. वो नहीं चाहिए हमें. एंड वी हैव सो मेनी इश्यूज हमने जो डिस्कस किए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं. वी आर अ ग्रेट नेशन, वी आर अ वंडरफुल कंट्री, वी आर अ वंडरफुल पीपल, एंड वी हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, प्रोवाइडेड ये छोटी मोटी चीज़ों को हम टैकल करके आगे बढ़ते चलें. Sir, before we come to an end, I really have a very important question for the students, I'll say. क्या citizens को अपने constitutional rights और duties सच में पता है? I don't think so. इसको पढ़ाना चाहिए. आई थिंक इसको, आई डोंट नो स्कूल में आजकल कितना पढ़ाते हैं सिविक्स को, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कॉलेजेस वगैरह में भी इसको पढ़ाना चाहिए. हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़, पहले ड्यूटीज़. और जब मैं ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखता हूँ, या इवन जो कंट्रीज़ हमारे साथ आज़ाद हुए, मैं तो अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, ज़ैम्बिया, उन देशों में भी गया हूँ, श्रीलंका भी गया हूँ, बांग्लादेश आपको पता है 1 साल रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं हमारे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपकी सिविक सेंस कहाँ है. बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें सिखानी चाहिए. सिंगापुर का एग्जाम्पल ऑन सेकुलरिज्म, कि आपके पड़ोस में अगर कोई सिख रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, क्रिश्चियन रह रहा है, यार जाओ तो सही, बात तो करो. यही हमारी ब्यूटी है भारत की. इसीलिए लोग भारत आते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब रिलीजन, सब प्रकार की थॉट प्रोसेस को यहाँ पर जगह दी गई है. ये धरती इतनी खूबसूरत है. तो दैट इज़ माई मैसेज कि लव डाइवर्सिटी एंड अडॉप्ट करो, अडेप्ट करो, और दिमाग को साफ रखो, दिल को भी साफ रखो, एंड यू विल सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, यू विल सी ब्यूटी इन एवरीवन. सर, आज का रिपब्लिक डे तो आपका हमारे साथ हुआ, बट आई रियली वांट टू नो कि आपने इतनी सारी जगह आप यू आर पोस्टेड, आपने कहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है? बहुत अच्छा सवाल. आई थॉट वी आर कमिंग टू द एंड. आप मेरे को ना ये, क्योंकि आई थिंक पता नहीं स्कूल से, मिलिट्री स्कूल में पढ़े, फौजी परिवार में रहे, गांव से आते थे, तो ये रिलीजन और हेट थी नहीं, कास्ट की, कम्युनिटी. मैंने आज तक ना किसी जवान से उसकी जात नहीं पूछी. ये मेरी यूनिट में मेरे कहीं पूछना कि मोर साहब ने कहीं पूछा नहीं भी तू कौन है, नेवर, कभी भी नहीं पूछा. तो मेरे को ये था, मैंने जब मैं कंपनी कमांडर था, मुझे याद है, तो भाई मैं सीओ तो हूँ नहीं, बट मैं अपनी कंपनी में रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को झंडा फहराना, जबकि फ़ौज में नहीं था सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं था, मैं साफ बता रहा हूँ. 2005 में मैं सीओ बना, 26 मई 2005 अभी भी याद है. 15 अगस्त आया, तो हमारे क्या होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी आर्मी में एक बार ऑफिसर्स जेसीओज के मेस में जाते हैं बियर पीने के लिए दोपहर को, और अगली बार जेसीओज ऑफिसर मेस में आते हैं. ये ट्रेडिशन 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था. ये बहुत बढ़िया ट्रेडिशन है, बट ये लिमिटेड है, 1-2 घंटे का. एक दूसरे के साथ टाइट हुई में जाते हैं रेजिमेंटल में, मुबारकबाद हो सर, आज़ादी की और रिपब्लिक डे की, और एक ग्लास बियर या गपशप मारी या ये वो करके वापस आ जाते हैं. मैंने कहा नो, मैंने फर्स्ट गार्ड की क्वार्टर गार्ड में तिरंगा फहराया, बच्चों को बुलाया अपनी फैमिलीज के, उनको बोला जन गण मन और ये गाए जाएंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा 2-4 गीत, रेजिमेंटल सॉन्ग होगा, भारत माता की जय होगी, तिरंगा मैं लहराऊंगा, ठीक है, पूरा वो था. और उसके बाद हम जो ट्रेडिशन है वो करते रहेंगे. वो आज भी मेरी यूनिट में चल रहा है. जब मैंने कमांड की ब्रिगेड, बहुत कम लोगों को पता है, मैंने एक आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड की, ठीक है, बॉर्डर के पास. तो मेरा तरीका बिल्कुल कभी नहीं किसी ने देखा. मेरा क्या था, ये मैं 26 जनवरी आई, मैंने आई थिंक नवंबर में कमांड संभाली. तो मैंने अपने स्टाफ को बोला भाई ऐसा है, तो मैं चेयरमैन था एक स्कूल का, केवी का. मैंने कहा भाई वहाँ जाऊँगा, उसके बाद अपने हेडक्वार्टर में आऊँगा, उसके बाद मेरे घर आऊँगा, तीनों जगह तिरंगा लहराऊँगा. उसके बाद कमाल की चीज़ क्या है, मेरे घर में
9 साढ़े 9 बजे तिरंगा मैंने लास्ट फहराया। उसके बाद मैंने कहा तमाम सूबेदार मेजर और सीनियर जेसीओ मेरी ब्रिगेड के, इंडिपेंडेंट आर्मड ब्रिगेड के, और तमाम रिलीजियस टीचर जिसमें मौलवी, ग्रंथी, पंडित जी या जो हैं, उनका सबका सिट डाउन ब्रेकफास्ट होगा मेरे घर में। तो ऑल रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे आई इनवाइटेड ऑल जेसीओ, सूबेदार मेजर्स, सीनियर जेसीओ जो छोटी यूनिट्स हैं उनके, सीओज एंड रिलीजियस टीचर्स, उनके माइंड में डालना ये है हमारा रिलीजन, ये है जो तिरंगा लहरा रहा है, यही बातें करनी है आपने मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाके। वो इतने प्राउड फोटो, सर ये तो हमने कभी देखा नहीं फौज में। तो मैंने ये काम किए बिल्कुल अलग ढंग से जहां मैं कर पाया। यही मैंने लेह में किया, लद्दाख में किया। तो दीज डेज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लव माई नेशन, सो आई लव द ट्राई कलर। और मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं मिलती जब मुझे इनवाइट किया जाता भी है झंडा लहरा दो। I'll say, as a proud republic, India has emerged as a global power, and we are the fastest growing economy in the world. And हर इंसान को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि देश पहले है, देश पहले, और कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, तुम्हें खुद देश के लिए करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप क्या कर रहे हो देश के लिए, इतना ही पूछो। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you so much, sir, for being here.